तक उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का साथियों आपके अपनी परिवार एफएम गोल पर। तो मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के समक्ष और एक नया सेशन लेकर के। तो साथियों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले हम लोग ये जान लें कि हम लोगों ने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था। पिछले सेशन में हम लोग साथियों सकारात्मक उदारवाद के बारे में जान रहे थे और सकारात्मक उदारवाद के बारे में मैंने आपको बताया था कि सकारात्मक उदारवाद जो है ये क्या है। ये जो नकारात्मक उदारवाद था, नकारात्मक उदारवाद जो था उसमें विषमताएं जब ज़्यादा बढ़ गई थी तो उसी के विरोध में मार्क्सवाद का उदय हुआ। तो नकारात्मक उदारवाद ने मार्क्सवाद से बचने के लिए अपना रूप ही परिवर्तित कर दिया और रूप कौन सा बदला इसने बना दिया अपना सकारात्मक उदारवाद। यानी नकारात्मक उदारवाद से सकारात्मक उदारवाद आया। तो मार्क्सवाद से बचने के लिए नकारात्मक उदारवाद ने सकारात्मक उदारवाद के ले लिया, रूप ले लिया। सकारात्मक उदारवादी साथियों राज्यों की सकारात्मक भलाई मानते हैं कि राज्य क्या है भैया, आवश्यक है सकारात्मक भलाई है कि राज्य क्या करेगा, आवश्यक कार्य तो करे ही करेगा, यानी सुरक्षा शांति व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के तो कार्य करेगा ही करेगा। और जो राज्य है अपना राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करके लोक कल्याणकारी कार्य भी कुछ न कुछ करेगा, ये मानते हैं। जो साथियों सकारात्मक उदारवाद है, सकारात्मक उदारवाद को लाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका माना जाता है, तो जो जे.एस. मिल थे हमारे, उनका सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है। सकारात्मक उदारवाद के जो जनक कहे जाते हैं वो टी.एच. ग्रीन कहे जाते हैं, मैंने आपको बताया होगा। जो सकारात्मक उदारवाद होता है वो सबसे ज़्यादा जो सकारात्मक उदारवाद होता है वो दो भागों में बटा होता है, यानी कि इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं मैंने आपको बताया होगा। यानी कि एक होता है राजनीतिक सकारात्मक उदारवाद, एक होता है आर्थिक सकारात्मक उदारवाद। एक होता है राजनीतिक सकारात्मक उदारवाद, एक होता है आर्थिक सकारात्मक उदारवाद। राजनीतिक सकारात्मक उदारवाद के जनक कौन है, तो टी.एच. ग्रीन है। लाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका, जे.एस. मिल का है। जे.एस. मिल की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसी में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं सकारात्मक उदारवाद से संबंधित। ठीक है, क्या विचार थे मैंने आपको कल बताया, टी.एच. ग्रीन के भी बताए और अपने जो जे.एस. मिल हैं उनके भी विचार मैंने आपको बताए। भाई आर्थिक सकारात्मक उदारवाद की बात करें साथी, तो आर्थिक सकारात्मक उदारवाद के जनक हैं वो हैं जे.एम. किन्स। कौन है, जे.एम. किन्स हैं। जे.एम. किन्स ने ही साथियों पहली बार इन्होंने कहा कि पहले ऐसे विचारक थे जे.एम. किन्स जिसने राज्य को तत्काल प्रभाव से आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के लिए कहा कि राज्य तत्काल प्रभाव से बाजार पर नियंत्रण जो है कर ले, नियंत्रण कर ले। एक अपने जे.के. गैल्ब्रेथ इसके समर्थक माने जाते हैं। तो जो जे.के. गैल्ब्रेथ थे इनकी पुस्तक है इंडस्ट्रियल स्टेट। इंडस्ट्रियल स्टेट में इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या किया है, समर्थन किया है। इन सभी बातों पर साथी हमारे पिछले सेशन में बात हुई थी। ये हमारा सकारात्मक उदारवाद था। उस सकारात्मक उदारवाद को हम लोगों ने क्या किया था, पूरा किया था। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे साथी। ठीक है, आज हम लोग देखें लोक कल्याणकारी राज्य। कौन सा देखेंगे भैया, आज हम लोग देखेंगे लोक कल्याणकारी राज्य। चलिए टॉपिक डाल दीजिए आज का लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक, ये जो था साथी लोक कल्याणकारी राज्य, ये कब अस्तित्व में आया, तो ये भी 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। 20वीं शताब्दी में ये भी अस्तित्व में आया भाई साहब, 20वीं शताब्दी में। अर्थात कहा जाए तो जो सकारात्मक उदारवाद था, सकारात्मक उदारवाद का विकसित रूप क्या था, ये लोक कल्याणकारी राज्य कहलाया था। जो सकारात्मक उदारवाद था, सकारात्मक उदारवाद का जो विकसित रूप था, कुछ बढ़कर के जो रूप था, वो कौन सा रूप था, तो वो लोक कल्याणकारी राज्य का रूप था। कब अस्तित्व में आया, तो 20वीं शताब्दी में ही अस्तित्व में आया। क्लियर है बात। ग्रीन को क्या कहा जाता है साथियों, टी.एच. जो ग्रीन थे, टी.एच. ग्रीन को लोक कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत माना जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत माना जाता है उनको, कि उन्होंने ही कहा था कि राज्य क्या है, राज्य एक सकारात्मक भलाई है। देखिए जितने भी सकारात्मक उदारवादी हैं वो मानते हैं कि राज्य एक सकारात्मक भलाई है, राज्य एक आवश्यक भलाई है।
यदि स्पेशली पूछा जाए तो टीएच ग्रीन का नाम आता है कि राज्य एक सकारात्मक भलाई, कि राज्य सुरक्षा, शांति, व्यवस्था और न्याय के कार्य तो करेगा ही करेगा, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ कुछ लोक कल्याणकारी कार्य भी करेगा। इसलिए साथियों जो टीएच ग्रीन थे, टीएच ग्रीन को हम लोक कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत के नाम से जानते हैं। जो लोक कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी जो शब्द है, इस शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया वो आर्क बिशप टेम्पल ने किया। किसने किया? आर्क बिशप टेम्पल ने किया। इनकी एक पुस्तक है, इनकी क्या पुस्तक है? इनकी पुस्तक है सिटीजनशिप एंड चर्चमैन। तो इसी पुस्तक में आर्क बिशप टेम्पल ने लोक कल्याणकारी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? इतनी यहाँ से स्टार्ट करें साथियों, हम ठीक है साथ के साथ लिखते चलेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि हम कहीं ना कहीं पहले आपको समझाएं फिर लिखाएं तो ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है। और मैं बता रहा हूँ कि जो रूम है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए साथ के साथ लिखते चलें ताकि मुझे भी समस्या ना आए और आप लोगों को भी समस्या ना आए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते नीचे गिर गए और आपसे गुरुजी कहाँ गए हैं, गुरुजी कर रहे हैं भाई, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। समझ रहे? कंट्रोल में रह करिए, जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से कार्य करें। भाई हमारी क्षमता नहीं है कि हम क्रिकेटर बन सकें, हमारी क्षमता नहीं है कि हम यूपीएससी क्लियर कर सकें, तो हमारी जो क्षमता है वो उस काम के लिए करेंगे। हमारी क्षमता है टीचिंग में, हम टीचर हैं भाई, पढ़ाते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्पेशलिटी होती है। तो चलिए साथियों सेशन को हम स्टार्ट करें और लिखना स्टार्ट करें कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य सकारात्मक उदारवाद का विकसित रूप है। लिखिए, लोक कल्याणकारी राज्य लोक कल्याणकारी राज्य सकारात्मक उदारवाद का विकसित रूप है। क्या है? विकसित रूप है। टीएच ग्रीन को लोक कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत माना जाता है। लिखिए, टीएच ग्रीन को लोक कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत माना जाता है। अरे बता देंगे कि भैया लोक कल्याणकारी राज्य जो है सकारात्मक उदारवाद का विकसित रूप। आपसे पूछा जाए कि सकारात्मक उदारवाद का जो विकसित रूप है वो क्या है, सकारात्मक उदारवाद का जो विकसित रूप है वो क्या है, तो लोक कल्याणकारी राज्य इसका विकसित रूप माना जाता है। ये जो लोक कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो अग्रदूत की बात करी जाए तो टीएच ग्रीन को कहा जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक? अरे हाँ या ना? बात क्लियर है भाई? बात क्लियर है? चलिए, लोक कल्याणकारी जो राज्य है, लोक कल्याणकारी जो शब्द है, जो पदबंध है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग आर्क बिशप टेम्पल ने किया था। किस पुस्तक में किया था? सिटीजनशिप एंड चर्चमैन पुस्तक में किया था। कौन सी पुस्तक थी मेरे साथी? सिटीजनशिप एंड चर्चमैन पुस्तक थी। क्लियर है? चलिए लिखिए, आगे लिखें। लोक कल्याणकारी शब्द का या पदबंध का पदबंध या शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
आर्क बिशप टेम्पल ने किया, आर्क बिशप टेम्पल ने अपनी पुस्तक सिटीजनशिप एंड चर्चमैन पुस्तक में किया। तो लोक कल्याणकारी शब्दबंध या शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें किया गया? तो सर्वप्रथम आर्क बिशप टेम्पल ने, रुमाल लेके आओ, बहुत गर्मी है आज। तो आर्क बिशप टेम्पल ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक में? सिटीजनशिप एंड चर्चमैन नामक पुस्तक में उन्होंने लोक कल्याणकारी शब्दबंध का प्रयोग किया था। आ रही है समझ में बात? अरे क्लियर है? अरे हाँ या ना? चलिए बहुत अच्छे। गर्मी इतनी है शादी बहुत ज़्यादा, इसलिए ये अपनी जो जून और जुलाई है भाई, ये इसमें तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी रहती है। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो इतनी बात क्लियर है भाई। आगे हम जाने कि जो साथी लॉस्की थे हमारे, जो लॉस्की थे, लॉस्की के बारे में आप जानते हैं कि लॉस्की ने साथियों अधिकार की परिभाषा दी थी। ध्यान करिए अधिकार वाले चैप्टर में कि अधिकार वे आवश्यक परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। कहा था, नहीं कहा था? अरे कुछ भी याद ना रहे तो अधिकार का तो चैप्टर याद है ना? याद है बस। तो चलिए तो जो हमारे जो लॉस्की थे, लॉस्की पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने विश्व का ध्यान, पूरे विश्व का ध्यान व्यक्तिवाद से हटाकर नकारात्मक उदारवाद से हटाकर लोक कल्याणकारी राज्य की ओर प्रशस्त किया। तो मैंने आपको बताया कि लॉस्की ऐसे पहले विचारक थे जिन्होंने पूरे विश्व का ध्यान, संपूर्ण विश्व का ध्यान व्यक्तिवाद से हटाकर लोक कल्याणकारी राज्य की ओर क्या किया? प्रशस्त किया, उसका ध्यान जो है केंद्रित किया। इसीलिए लॉस्की को क्या कहा जाता है साथियों? इसीलिए लॉस्की को लोक कल्याणकारी राज्य का जनक कहा जाता है। इसलिए लॉस्की को लोक कल्याणकारी राज्य का क्या कहा जाता है मेरे साथी? जनक कहा जाता है। बात के लिए समझ में आ जाएगी? अरे आ जाएगी ना? आ जाएगी? अरे हाँ या ना? लॉस्की उनकी एक पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, उनकी पुस्तक है। उसी पुस्तक में उन्होंने कहा कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। जो उद्योग हैं, उद्योगों का क्या किया जाना चाहिए भाई? उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, जिससे
मांग और पूर्ति में निरंतरता बनी रहे, मांग और पूर्ति में निरंतरता बनी रहे। राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, मतलब सरकारीकरण किया जाना चाहिए उद्योगों का। अब एक बात बताइए, जब उद्योगों का हम राष्ट्रीयकरण कर देंगे, जब हम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे तो क्या होगा कि भैया फेयर एंड लवली बनेगी, या फेयर एंड लवली बनेगी या अमूल दूध बनेगा, हैं? अरे पैरास्टामोल बनेगी या बीको टर्मरिक बनेगी? बात समझ रहे हैं ना मेरी बात? यदि हम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे तो क्या होगा भाई? तो एक बात बताइए, फेयर एंड लवली बनेगी या फिर भैया पैरास्टामोल बनेगी? कॉम्बी फिल्म बनेगी या फिर भाई साहब कॉम्बी फिल्म बनेगी या बीको टर्मरिक बनेगी, है ना? लैक्मी का पाउडर बनेगा या फिर भाई साहब अपनी जो और जो दवाइयाँ हैं, जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, वो बनेंगी। तो मेरे कहने का मतलब है, यदि हम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे तो जो मांग और पूर्ति का जो रूप है वो क्या होगा? नियंत्रित होगा, निरंतर बना रहेगा, निरंतरता बनी रहेगी उसमें। जिस प्रकार की मांग होगी उसी प्रकार की पूर्ति कराएगी सरकार। यहाँ पर लाभ के लिए कार्य नहीं होगा भाई। जब लोक कल्याणकारी की बात चल रही है तो यहाँ पर लाभ के लिए कार्य नहीं होगा। इसका मतलब तो भैया सीधे सीधा है, समाज के कल्याण के लिए कार्य होगा, है क्या गुरु जी? समाज के कल्याण के लिए कार्य होगा फिर तो। बात क्लियर है ना भाई? तो मैंने आपको बताया कि जो लॉस्की थे, लॉस्की पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने पूरे संपूर्ण विश्व का ध्यान व्यक्तिवाद से हटाकर लोक कल्याणकारी राज्य की ओर प्रशस्त किया। इसीलिए हम लॉस्की को क्या कहते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य का जनक कहते हैं, है ना? लॉस्की की एक पुस्तक है उनकी, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। उन्होंने उसी पुस्तक में लिखा है कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए जिससे मांग और पूर्ति में निरंतरता बनी रहे, निरंतरता बनी रहे। लॉस्की कहते हैं कि साथियों, यदि राज्य उद्योगों पर नियंत्रण नहीं करेगा, यदि राज्य उद्योगों पर नियंत्रण नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा भैया? फिर तो उद्योग ही राज्य पर नियंत्रण कर लेंगे। बात क्लियर है? अरे समझिए मेरी बात को। लॉस्की कहते हैं कि राज्य यदि उद्योगों पर नियंत्रण नहीं करेगा तो उद्योग ही राज्य पर नियंत्रण कर लेंगे, और जब उद्योग राज्य पर नियंत्रण कर लेंगे फिर तो भैया फेयर एंड लवली बनेगी, बीको टर्मरिक बनेगी, लैक्मी का पाउडर बनेगा, आंखों में लगाने की पता ना क्या क्या चीज़ आती है भैया, मुझे तो जानकारी है ना इतनी। नाखूनी बनेगी, और भी चीज़ें बनेगी जो भौतिक बात को बढ़ावा देती हैं। साथियों, इस समय हमारे घरों में 4-4 प्रकार के, 5-5 प्रकार के तो गिलास मिल जाएंगे, कप मिल जाएंगे। यही तो भौतिक बात है भैया, ये तो भौतिक बात है। जब 4-4 प्रकार, हम कहते हैं कि भाई जो चाय है, ये 4-4 5-5 प्रकार के हमारे यहाँ बर्तन मिल रहे हैं कि जो घर में चाय पीने के लिए दूसरे कप हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं उनके लिए अलग हैं, कोई नया रिश्तेदार आ रहा है उसके लिए अलग हैं, जो गाँव का मिलने आ रहा है उसके लिए अलग हैं। क्या है? क्या एक जैसे कप में 5 चाय न पी सकें हम? ये चाय ख़त्म हो जाएगी, कप चाय को पी जाएगा, चाय तुम्हें पी जाएगी, है भाई? अरे पियोगे तो तुम ही चाय को, है ना? तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यदि राज्य उद्योगों पर नियंत्रण नहीं करेगा तो उद्योग ही राज्य पर नियंत्रण कर लेंगे, और उद्योगों ने जैसे ही राज्य पर नियंत्रण किया, इसका मतलब पूंजीवादी व्यवस्था या फिर उदारवाद का नकारात्मक उदारवाद का क्या हो जाएगा? फिर से प्रभावित हो जाएगा, वो फिर से प्रभाव में आ जाएगा, यानी फिर से व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिल जाएगा, और जहाँ व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिलेगा वहीं फिर दिक्कत होनी शुरू, फिर लोक कल्याणकारी नहीं होगा कार्य, फिर तो लोग अपने लाभ के लिए कार्य करेंगे। और जैसे ही पूंजीवादी व्यवस्था का, उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का राज्य पर नियंत्रण होगा, उद्योगपतियों का राज्य पर नियंत्रण होगा, वैसे ही वो संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण भी करेंगे। ध्यान रखना इस बात की।
संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए साथियों जरूरी है कि राज्य को उद्योगों पर क्या 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 करना चाहिए, नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, वरना यदि उद्योगों ने राज्य पर नियंत्रण कर लिया तो बात खराब हो सकती है। इसलिए अपने जो लॉस की थे, लॉस की नहीं बताने का भी प्रयास किया है, लॉस की ने बताने का प्रयास किया है साथियों। चलिए लिखे जरा कि लॉस की पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे, लिखे साथियों लॉस की पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे। पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने जिन्होंने विश्व का ध्यान जिन्होंने विश्व का ध्यान व्यक्तिवाद से हटाकर लोक कल्याणकारी राज्य की ओर केंद्रित किया। लोक कल्याणकारी राज्य की ओर केंद्रित किया, केंद्रित किया। तो लॉस्की पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने व्यक्तिवाद से लोगों का ध्यान हटा करके लोक कल्याणकारी राज्य की ओर उनका मार्ग प्रशस्त किया साथियों, है ना। यहाँ तक क्लियर है बात। तो लॉस्की जो थे, लॉस्की एक पुस्तक है, उनकी पुस्तक है ग्रामर और पॉलिटिक्स। ग्रामर और पॉलिटिक्स उनकी एक पुस्तक है। होता क्या है साथियों, मैं आपको बताऊं कि जब मैं क्लास में अंदर जाता हूँ रूम में, तो क्या है कि कुछ सामान भी रखा रहता है। तो क्या होता है, घर वाले क्या मांगते हैं, सामान मांगते हैं। अभी भी देख रहे होंगे यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको धुंधला धुंधला दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो गेट है वो गेट खुला है, कुछ सामान मांगा जा रहा है हमसे और हम वो सामान को निकाल कर देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो स्टूडियो में कुछ सामान रखा है घर वालों का भी, और वो सामान मैं रखूँगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपसे, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है क्लास में बहुत ज़्यादा। चलिए चलिए आज हमारे घर पर साथियों हमारे दो छोटे भाई आए हैं, तो उनका भी स्वागत करना है। हमारी बुआ जी हैं एक, उनके लड़के आए हैं दोनों, एक बड़ा एक छोटा। तो दोनों आए हैं, वो कह रहे हैं कि भैया कहाँ हैं, भैया ले रहे हैं क्लास 70, है ना। तो भैया ले रहे हैं क्लास। अब दिक्कत ये है कि भैया अब अंदर भी बाहर नहीं जा सकते, अब भैया उनको अंदर आना है तो आ सकते हैं, है ना। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई। व्यक्तिवाद से हटाकर लोक कल्याणकारी राज्य की ओर केंद्रित किया, इसीलिए लॉस्की को क्या कहा जाता है, इसीलिए लॉस्की को लोक कल्याणकारी राज्य का जनक कहा जाता है।
लोक कल्याणकारी राज्य क्या क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। आगे लिखिए, लॉस्की ने अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में लॉस्की ने अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा कि राज्य को उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए जिससे मांग एवं पूर्ति में निरंतरता बनी रहे। क्लियर है बात? लॉस्की का एक प्रसिद्ध कथन है कि राज्यों को उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, नहीं तो उद्योग ही राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। लिखिए, लॉस्की का प्रमुख कथन है, लॉस्की का एक प्रसिद्ध कथन है। जो लॉस्की थे अपने लॉस्की का प्रसिद्ध कथन है। लॉस्की का क्या प्रसिद्ध कथन है? लॉस्की का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य को उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए नहीं तो उद्योग ही राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। तो इतना यहाँ तक आपको समझ में आया? लॉस्की कहते हैं साथियों कि राज्य को सामाजिक हित के लिए नहीं बल्कि सामान्य हित के लिए कार्य करना चाहिए। क्या कहते हैं लॉस्की? लॉस्की कहते हैं कि राज्य को सामाजिक हित के लिए नहीं बल्कि सामान्य हित के लिए कार्य करना चाहिए। सामान्य हित यानी कि जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करना चाहिए, जो कि लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य होता है। लिखिए साथियों, लॉस्की कहते हैं कि
लॉस्की कहते हैं कि लॉस्की कहते हैं कि राज्य को सामाजिक हित के लिए नहीं बल्कि सामान्य हित के लिए कार्य करना चाहिए। क्लॉस्की कहते हैं कि राज्य को सामाजिक हित के लिए नहीं बल्कि क्या करना चाहिए, सामान्य हित के लिए कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सामान्य हित, यानी कि सामान्य हित के लिए कार्य करना चाहिए। अर्थात व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक, क्लियर है। लॉस्की कहते हैं कि राज्य को जैसे क्या करना चाहिए, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य को सामान्य हित के लिए कार्य करना चाहिए, कहते हैं लॉस्की। तो लॉस्की कहते हैं कि जैसे राज्य को मुद्रा चलाना चाहिए, राज्य को सामाजिक सुरक्षा के लिए बीमा पॉलिसी चलानी चाहिए, है ना, बीमा पॉलिसी चलानी चाहिए। राज्य को पेंशन देनी चाहिए, बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, आगे लिखें, जैसे राज्य को मुद्रा चलाना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा हेतु बीमा पॉलिसी तथा बुजुर्गों को पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य को मुद्रा चलाना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा हेतु बीमा पॉलिसी का निर्धारण करना चाहिए, बुजुर्गों को पेंशन की व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। एक है साथियों हावमैन, कौन है, एक है हावमैन। तो हावमैन कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तिवाद एवं साम्यवाद के बीच का मध्यम मार्ग है, यानी कि व्यक्तिवाद और साम्यवाद के बीच का मध्यम मार्ग है, जहाँ व्यक्तिवाद व्यक्ति को प्राथमिक मानता है और राज्य कार्यों को सीमित करता है, वहीं जो अपना साम्यवाद सरकारीकरण को बढ़ावा देता है, अर्थात सबको उत्पादन के साधनों पर सबका साझा नियंत्रण करना चाहता है।
ना तो इसमें कोई राज्य रहता है, ना ही कोई वर्ग रहता है। उत्पादन के साधनों पर सभी का साझा नियंत्रण रहता है। तो इसी बात को बता रहे हैं हाबरमैन कि व्यक्तिवाद एक तरफ है, एक तरफ साम्यवाद है। इन दोनों के जो बीच का मध्यम मार्ग है वो लोक कल्याणकारी राज्य है। ये यही बताने का प्रयास कर रहे हैं हाबरमैन। हाबरमैन लिखे जरा, हाबरमैन का प्रसिद्ध कथन है। कौन है भैया? हाबरमैन। यहाँ पर लिखिए, हाबरमैन के अनुसार हाबरमैन के अनुसार, हाबरमैन कहते हैं कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तिवाद एवं साम्यवाद के बीच का मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग है। कौन कहते हैं? तो हाबरमैन कहते हैं। हाबरमैन के अनुसार ये है। एक है साथियों डब्ल्यू.टी. कैंट। डब्ल्यू.टी. कैंट कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। कौन है? एक है अपने हैं, एक डब्ल्यू.टी. कैंट। तो डब्ल्यू.टी. कैंट जो हैं, डब्ल्यू.टी. कैंट के बारे में लिखें। डब्ल्यू.टी. कैंट जो हैं भाई, डब्ल्यू.टी. कैंट के बारे में लिखेंगे नहीं लिखेंगे? हम बिल्कुल लिखेंगे गुरुजी। चलिए इसे रफ करते हैं जरा हम। तो जो डब्ल्यू.टी. कैंट हैं, डब्ल्यू.टी. कैंट कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को क्या कराता है? सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अरे हाँ या ना? ठीक है मेरे साथी। चलिए मैं थोड़ा इंक डाल लूँ, इसमें इंक कम चल रहा है मेरा कर। इतना लिखते रहें साथी और समझते रहें। अभी हम लोग बात करेंगे डब्ल्यू.टी. कैंट की।
चलिए देखिए, डब्ल्यू टी कैंट के अनुसार यहाँ पर लिखा है डब्ल्यू टी कैंट, डब्ल्यू टी कैंट। तो डब्ल्यू टी कैंट जो है वो क्या कहते हैं कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य लोक कल्याणकारी राज्य क्या है कि अपने नागरिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ठीक, ये कौन कहते हैं? ये अपने डब्ल्यू टी कैंट कहते हैं। एक हैं अपने मैकाइवर। तो जो मैकाइवर ने साथियों अपनी उनकी एक पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक्स चेंजेस। मैकाइवर ने डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक्स चेंजेस नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि साथियों कुछ राज्य है, राज्य का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था करना है जिसमें सभी नागरिकों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अरे हाँ या ना? तो मैकाइवर ने डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक्स चेंजेस नामक पुस्तक में ऐसा लिखा, उन्होंने कहा कि राज्य का उद्देश्य है ऐसी व्यवस्था करना जिसमें सभी नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक है भाई, लिखे जरा। मैकाइवर, एक थे मैकाइवर, लिखते रहे मैकाइवर। मैकाइवर के अनुसार मैकाइवर कहते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक किसमें कहा? मैकाइवर ने, लिखिए मैकाइवर ने डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चेंजेस नामक पुस्तक में कहा, उसमें कहा कि राज्य का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था करना है जिसमें सभी नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, कि राज्य का उद्देश्य है ऐसी व्यवस्था करना जिसमें सभी नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। साथियों, आज
चलिए, तो इतना याद रखेंगे आप लोग, ठीक है भाई। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है, लोक कल्याणकारी राज्य क्या है भाई? लोक कल्याणकारी राज्य है जो व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच का समन्वय, व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच समन्वय स्थापित करता है। यहाँ से स्टार्ट करें। अब जो भी कथन थे हमने तीन एक तरफ लिख दिए। अब हम बात करते हैं साथियों, ठीक है भाई। अब देखते हैं कि भाई जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है, जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है गुरुजी, जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है, राज्य होता है, जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है वह व्यक्तिवाद एवं समाजवाद के बीच समन्वय स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है। साथियों, यही बात को निश्चित करने के लिए कि राज्य जो है, राज्य क्या क्या कार्य करेगा, कि जो लोक कल्याणकारी राज्य होगा वो क्या क्या कार्य करेगा, इसी बात को, राज्य के कार्यों को निश्चित करने के लिए इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने एक आयोग का गठन किया, एक आयोग का गठन किया, और उस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेवरेज थी। तो लॉर्ड विलियम बेवरेज की अध्यक्षता में क्लीमेंट एटली द्वारा एक आयोग का गठन किया गया कि आप रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए कि ये जो लोक कल्याणकारी राज्य होगा इसके कार्य क्या होंगे, कि इसके कार्य क्या होंगे। तो लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों को निर्धारित करने के लिए क्लीमेंट एटली साहब ने लॉर्ड विलियम बेवरेज की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, और इस आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो इस आयोग की रिपोर्ट में राज्य के कुछ निम्नलिखित कार्य बताए गए। राज्य के क्या बताए गए? कुछ निम्नलिखित कार्य बताए गए। जैसे राज्य क्या करेगा? राज्य बेरोजगारी को दूर करेगा, राज्य भुखमरी को दूर करेगा, राज्य आश्रय अभाव को दूर करेगा, जिसके पास मकान नहीं है उनको मकान दिलवाएगा, राज्य सुरक्षा की चिंता करेगा लोगों की, राज्य स्वास्थ्य की चिंता करेगा, है ना। ये इतने कार्य उसने बताए। राज्य शिक्षा को बढ़ावा देगा, अशिक्षा को दूर करेगा। तो ये सभी कार्य जो बताए वो विलियम बेवरेज की जो अध्यक्षता में जो समिति, जो आयोग बना था, उसकी रिपोर्ट में बताए गए। आगे लिखें साथियों, लिखिए, इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंग्लैंड के तत्काल प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों को निर्धारित करने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों को निर्धारित करने के लिए लॉर्ड विलियम बेवरेज की अध्यक्षता में लॉर्ड विलियम बेवरेज की अध्यक्षता में
लॉर्ड विलियम बेवरेज की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग का गठन किया, एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्य के कार्य निम्नलिखित कार्य बताए। राज्य के निम्नलिखित कार्य बताए। जैसे भाई राज्य क्या करेगा, राज्य बेरोजगारी को दूर करेगा। जैसे राज्य क्या करेगा, राज्य बेरोजगारी को दूर करेगा, बेरोजगारी दूर करेगा। ठीक। दूसरा इन्होंने बताया कि भाई जो राज्य होगा, राज्य क्या करेगा, राज्य आसरा अभाव को दूर करेगा। जिन लोगों के पास मकान नहीं है उनको क्या करेगा राज्य, उनको मकान निर्धारित करेगा, उनको मकान अलॉट करेगा। होता है भाई लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसके यही कार्य होते हैं कि जो जन कल्याण है, जन कल्याण से संबंधित जो कार्य होते हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य होते हैं। वो दूसरा इन्होंने बताया कि राज्य भूखमरी को दूर करेगा, भूखमरी को दूर करेगा। राज्य आसरा अभाव को दूर करेगा, राज्य आसरा अभाव को दूर करेगा। ठीक। और क्या करेगा, राज्य अशिक्षा को दूर करेगा, अशिक्षा को दूर करेगा, दूर करके शिक्षा प्रदान करेगा, शिक्षा प्रदान करेगा। राज्य अच्छे स्वास्थ्य को प्रदान करेगा, राज्य अच्छे स्वास्थ्य को प्रदान करेगा। राज्य आश्रित लोगों को, जो आश्रित लोग हैं, आश्रित लोगों को क्या देगा भाई, आश्रित लोगों को, आश्रित लोगों के कल्याण से संबंधित कार्य करेगा। भाई जो आश्रित लोग हैं जिनकी क्षमता नहीं है कमाना, जो कमा नहीं सकते, अब उनको क्या किया जाएगा, जो आश्रित लोग हैं उनके कल्याण से संबंधित राज्य कार्य करेगा। जैसे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को पेंशन की व्यवस्था करेगा, जो विकलांग है उनको पेंशन की व्यवस्था करेगा, और जो गाड़ी होती है उनकी चलने की उसकी व्यवस्था करेगा। तो ऐसे ही जो उनके कल्याण से संबंधित कार्य करेगा कौन, राज्य। तो ये बताया मैंने आपको कि जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है वो व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच का क्या होता है भाई साहब, रास्ता होता है। वो उसमें समन्वय स्थापित करता है लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच में क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। और समन्वय स्थापित करने के साथ साथ ये क्या करता है भाई, समन्वय स्थापित करने के साथ साथ लोगों के जन कल्याण से संबंधित भी कार्य करेगा। ठीक। तो मैंने आपको बताया कि भाई जो इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय क्लीमेंट एटली, तो जो इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, क्लीमेंट एटली ने सोचा कि भाई जो लोक कल्याणकारी राज्य होगा, लोक कल्याणकारी राज्य क्या क्या कार्य करेगा।
इससे संबंधित उन्होंने क्या बनाई, इससे संबंधित उन्होंने एक आयोग का गठन किया। उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेब्रिज थे। कौन अध्यक्ष थे उसके, उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड विलियम बेब्रिज। तो लॉर्ड विलियम बेब्रिज की अध्यक्षता में क्लीमेंट एटली द्वारा राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों को निर्धारित करने के लिए एक क्या बनाया, आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि भैया राज्य क्या क्या काम करेगा। राज्य बेरोजगारी को दूर करेगा, राज्य भुखमरी को दूर करेगा, राज्य आश्रय अभाव को दूर करेगा, राज्य अशिक्षा, दरिद्रता, नशाखोरी, इन सबको दूर करेगा, राज्य अच्छे स्वास्थ्य को प्रदान करेगा, राज्य आश्रित लोगों के कल्याण से संबंधित कार्य करेगा। राज्य के कार्य, इन सभी कार्यों को बताया। तो प्रधानमंत्री साहब ने इस आयोग की रिपोर्ट को क्या कर दिया, तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया, तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। और जो राज्य था, राज्य पुलिस राज्य से हट करके क्या बन गया, राज्य पुलिस राज्य से बदल करके क्या बन गया, लोक कल्याणकारी राज्य बन गया। आगे लिखा भाई लिखा है कि तत्काल प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने इस रिपोर्ट को क्या कर दिया, तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया और राज्य पुलिस राज्य से बदलकर क्या बन गया, लोक कल्याणकारी राज्य बन गया। लोक कल्याणकारी राज्य बन गया। तो लोक कल्याणकारी राज्य बन गया। बात क्लियर है। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है उसमें व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है, लोगों के जन कल्याण से संबंधित कार्य किया जाता है। ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अरे हाँ, ये ना क्लियर है भाई। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है उसका उद्देश्य होता है गरीबों का कल्याण करना। एक दो बात और लिख लीजिएगा कि लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य गरीबों का कल्याण करना होता है। तो गरीबों का कल्याण करना इसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। क्लियर बात। लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित राज्य का क्या करता है, समर्थन करता है। मिश्रित राज्य का, कि राज्य क्या करेगा, राज्य भैया उद्योगों को भी क्या देगा, मान्यता प्रदान करेगा, उद्योग भी होंगे इसमें, और जो राज्य लोक कल्याण से संबंधित कार्य करेगा। लिखिए लोक कल्याणकारी राज्य, यहाँ पर लिख लीजिएगा लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित राज्य का समर्थन करता है। ठीक है, कैसे राज्य, मिश्रित राज्य का समर्थन करता है। क्लियर है भाई बात यहाँ तक। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग देखेंगे आगे कि जो लोक कल्याणकारी राज्य था, इस लोक कल्याणकारी राज्य ने क्या कर दिया, लोगों के कल्याण से संबंधित कार्य ज़्यादा कर दिए। लोग क्या कर दिए, लोगों ने मेहनत करना बंद कर दिया, लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया। इसी के चलते समाज में एक प्रकार से दोबारा पुनः हमें विषमता देखने को मिली कि भाई लोगों ने काम करना ही बंद कर दिया, लोगों ने अपनी मेहनत पे काम करना ही बंद कर दिया, जो उसकी क्षमता थी उसके द्वारा काम करना बंद कर दिया।
तो जो राज्य था, राज्य ने लोक कल्याण से संबंधित कुछ ज़्यादा ही कार्य कर दिए। सब कुछ सरकार ही करने लगी। जब सब कुछ सरकार करने लगी तो लोगों की जो स्वतंत्रताएं थी वो बाधित होने लगी। जब सब कुछ सरकार करने लगी तो लोगों की स्वतंत्रताएं बाधित होने लगी। जब लोगों की स्वतंत्रताएं बाधित हुई तो पुनः उदारवाद ने अपना एक प्रकार से रूप परिवर्तित किया। ये जब पुनः रूप उदारवाद ने अपना परिवर्तित किया तो किस में बदल गया? उदारवाद पुनः किस में बदल गया साथियों? नव उदारवाद या उदारीकरण में बदल गया। और उदारीकरण में बदल गया भाई साहब। और क्या हुआ इसमें? इसमें पुनः व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाने लगी, जैसे व्यक्तिवाद या नकारात्मक उदारवाद में दी जाती थी। ठीक है, चलिए। नव उदारवाद रॉबर्ट नाजिक इसके जनक माने जाते हैं। आगे हम बात करेंगे नव उदारवाद पर नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत होगी पढ़ने में। और जो है ठीक है साथियों, तो मैं आपसे क्या चाहता हूँ भैया, विदा चाहता हूँ जब तक। ठीक है, और आप बने रहिए अपनी क्लास में, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।